तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। तो मैं सुजीत शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड जितने सारे डिजीज होते हैं उसके बारे में हम 50 MCQ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है मेरे स्क्रीन पे, ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ आई बॉल ए लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली। तो आई बॉल की कंट्रैक्शन होने से लॉन्ग साइटेड आई किस चीज़ को देख पाता है? तो देखिए हमारी ह्यूमन आई में दो प्रकार की डिफेक्ट हमें देखने को मिलती है। एक को हम कहते हैं दोस्तों मायोपिया, एक को कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया को ही दोस्तों कहा जाता है लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेड डिजीज, ठीक है ना। और मायोपिया को कहा जाता है शॉर्ट साइटेड डिजीज, शॉर्ट साइटेड। तो ये दो प्रकार की डिजीज हमें देखने को मिलती है ह्यूमन आई में। तो मायोपिया जो होती है दोस्तों शॉर्ट साइटेड, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसको सामने की चीज क्लियरली दिखे और दूर की चीज ब्लरली दिखे। और यहाँ पे लॉन्ग साइटेड डिजीज आपको डिजीज पूछा जा रहा है, तो ये है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें इंसान क्या कर पाता है, दूर की अच्छी से देख पाता है लेकिन क्लोज का चीज उसे देखने को नहीं मिलता। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ह्यूमन आई होता है हमारे यहाँ पे लगा हुआ रहता है लेंस, एंड यहाँ पे होती है हमारी रेटिना। तो जो इमेज बनना होता है दोस्तों, इमेज हमारे कहाँ पे बनता है, रेटिना पे इमेज बनता है। तो लॉन्ग साइटेड केस में क्या हो जाता है कि हमारा जो इमेज जो बनने को है दोस्तों, वो इमेज जाकर के बन जाता है कहाँ, रेटिना के पीछे जाकर के इमेज बन जाता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें देखिए रे लाइट पीछे चली जा रही है, तो हमें रे लाइट को पास लानी है, यानी कि हमको यहाँ पे क्या करना है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करनी है। क्या करनी है दोस्तों, कन्वर्ज। तो कन्वर्ज करने के लिए दोस्तों हम कन्वर्जिंग लेंस का उपयोग लेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस जो हमारा होता है ये क्या होता है दोस्तों, कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। इस बात को आप अच्छे से समझेंगे। तो कन्वेक्स लेंस का हम उपयोग करेंगे दोस्तों हम अपना हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए। किसका यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस का। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। फर्दर ऑब्जेक्ट विच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की मदद से दोस्तों अपने हाइपरमेट्रोपिया को हम सुधार सकते हैं। एंड यही बात अगर जो पूछा जाएगा आपको कि मायोपिया वाली कंडीशन अगर जो आपको पूछ लिया जाए, तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारी कंडीशन कैसी होती है। तो देखिए हमारा ह्यूमन आई है एंड ये हमारा रेटिना है, यहाँ पे हमारा लेंस लगा हुआ है। तो रे ऑफ लाइट क्या करती है दोस्तों, रेटिना से पहले कन्वर्ज कर देती है एंड यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन हमको पता है रेटिना के पास जब रे ऑफ लाइट जाएगी तब हमें इमेज विजुअल होगी। तो स्क्रीन यहाँ पे रेटिना की तरह काम करता है। तो हमें इस रे ऑफ लाइट को क्या करना है दोस्तों, इसको दूर ले जाना है। तो दूर ले जाने के लिए हम कन्वर्ज करेंगे कि डाइवर्ज करेंगे, तो आप बोलेंगे कि हाँ डाइवर्ज करेंगे। डाइवर्ज करके हम दूर ले जा सकते हैं। तो डाइवर्ज करने के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस का उपयोग लेते हैं दोस्तों, एंड उस लेंस को कहते हैं हम कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस हमारा क्या है, एक तरह का डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है ना, डाइवर्जिंग लेंस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो डाइवर्जिंग लेंस का मदद लेंगे यानी कि कॉन्केव लेंस का मदद लेकर के हम मायोपिया को सुधार सकते हैं, एंड कन्वेक्स लेंस की मदद लेकर के हम हाइपरमेट्रोपिया को सुधार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। उम्मीद आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड यहाँ पे क्या करेक्ट नहीं है, ये आपके सवाल में कहा जाए। तो देखिए डाउन सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में जो हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, पर्सन एक्स्ट्रा कॉपी के साथ बर्न हो जाता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 21 में एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, एक्स्ट्रा कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। एंड इसी को दोस्तों ट्राइसोमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइसोमी, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो इस प्रकार का डाउन सिंड्रोम दोस्तों ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग, अफेक्टेड पर्सन हैज मेंटल रिटार्डेशन। जी हाँ, ये भी इसकी सिम्टम होती है। एंड यहाँ पे देखा जाए शॉर्ट नेक वगैरह, फर्ड टंग, ये सारे इसी की सिम्टम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी सही है, डी सही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी की तरफ हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग। तो दोस्तों ये नहीं होता, अर्ली एजिंग नहीं होती है इस कंडीशन में, ठीक है ना। तो फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन होती है। तो इसको आप करेक्ट करिएगा कि ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दिया गया है। अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग, तो हम ऑप्शन बी को यहाँ पे करेक्ट करेंगे, अर्ली एजिंग नहीं होती है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया इंसेक्ट्स दैट आर ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रिफर्ड टू एज। ऐसे इंसेक्ट जो कि ह्यूमन को डिजीज ट्रांसफर करती हो उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज को हम कहते हैं कैरियर्स नहीं कहते, इसको हम कहते हैं वेक्टर्स कहते हैं। तो वेक्टर्स उस प्रकार की दोस्तों, वेक्टर कुछ नहीं है, एक तरह का ये मैसेंजर की तरह काम करता है। क्या, किसके तरह,
मैसेंजर की तरह ये काम करता है, जो डिजीज को वन पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर वन प्लेस से दूसरे पर्सन में पहुंचाने की काम करता है। तो उसको हम दोस्तों वेक्टर्स कहते हैं, जैसे कि हमारे एडिस एजिप्टी, ठीक है ना, मॉस्किटो, ये सारी हमारी है कि नहीं, और फ्लाई, ये सारे के सारे दोस्तों हमारे किसकी तरह काम करते हैं, वेक्टर की तरह काम करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो देखिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज ट्रांसफर होती है उस प्रकार के डिजीज को दोस्तों हम बेसिकली बात किया जाए तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए। तो एड्स से जी हाँ वन पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कायरोसिस दिया गया है, फिर हेपेटाइटिस बी दी गई है। तो जी हाँ दोस्तों ये भी हमारे HBV वायरस के कारण होता है, तो ये भी हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण हो रहा है कि नहीं। तो ये भी एक तरह का क्या है दोस्तों, ये भी एक तरह का लीवर की इन्फेक्शन डिजीज। इसमें क्या होती है दोस्तों, लीवर हमारा इन्फेक्टेड हो जाता है। यही हम एड्स के बारे में बात करें तो इसमें हमारा इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, किस पे, इम्यून सिस्टम पे डायरेक्टली अटैक करता है दोस्तों। एड्स की वायरस के बारे में बात करें तो इसको हम कहते हैं HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये हमारे सीधा इम्यून सिस्टम को तोड़ करके रख देता है। एंड हेपेटाइटिस बी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इसमें क्या होता है, लिवर की इन्फेक्शन हो जाती है। एंड ये भी एक तरह का ट्रांसमिटेड डिजीज, इससे भी वन पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है। सिफिल्स के बारे में दोस्तों हम बात करें तो सिफिल्स यहाँ पे ये भी एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि होती है हमारे ट्रेपोनेमा पैलेडियम के कारण, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ठीक है ना, ट्रेपोनेमा पैलेडियम के कारण होती है। तो सिफिल भी एक तरह का बात किया जाए तो ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों हम कायरोसिस के बारे में बात करें तो ये किसी प्रकार की STD नहीं है, ये किसी प्रकार की ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो अच्छे से समझिएगा कायरोसिस का मतलब आखिर होता क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों ये कायरोसिस एक ऐसा स्टेज है जिसमें लीवर हमारा पूरे प्रकार से डैमेज हो जाता है। लीवर क्या हो जाता है, लीवर पूरे प्रकार से डैमेज्ड हो जाता है कायरोसिस के केस में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये कायरोसिस जो है इसमें लीवर की डैमेज हो जाती है, बाकी सारे के सारे ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारा 1, 3 और 4 सही हो रहा है, तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल यहाँ पे स्क्रीन पे है, वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड कॉमनली फेस्ड बाय द वर्कर ऑफ सेरेमिक्स, पोएट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री। तो देखिए ग्लास इंडस्ट्री वाले एंड बहुत सारे क्वेश्चन सीमेंट इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड क्या होता है दोस्तों, जिसकी कोई भी कंपनी है, किसी कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं एंड उस कंपनी जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, तो सीमेंट से आपको पता है बहुत सारे लेयर आकर के जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में बहुत सारे सीमेंट के लेयर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा एल्वेओली ब्लॉक हो जाता है, हमें रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत हो जाती है। एंड उसी को दोस्तों बात किया जाए तो वाइट लंग डिजीज भी कहा जाता है कि नहीं। एंड इसी प्रकार से तो उसमें क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए वर्कर अगर जो 100 काम करके देता था एक दिन में एंड वो इसमें से बात किया जाए दोस्तों 50 वर्कर बीमार हो जाता है 50%, तो वो काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आधा काम हमारा होगा। इसी प्रकार से ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड की तरह काम कर जाता है, यानी कि वर्कर के कारण ही कंपनी चल रही है एंड वर्कर बीमार हो जाएंगे तो कंपनी किस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से हजार्ड आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ग्लास इंडस्ट्री, पोएट्री और सेरेमिक इंडस्ट्री में वर्कर को कौन से डिजीज के साथ फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं तो इसको कहते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक ऐसा डिजीज है जिसमें लंग्स में क्या हो जाता है दोस्तों, लंग्स में हमारा सिलिका डिपॉजिट हो जाता है, क्या, सिलिका डिपॉजिट हो जाता है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। लंग डिजीज है जिसमें लंग्स में क्या हो जाती है दोस्तों, सिलिका डिपॉजिट हो जाती है। यहाँ पे इनहेलिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाता है, सिलिका डस्ट यहाँ पे हमारे एल्वेओली में जाकर के डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सैंड, रॉक और स्टोन और क्ले वाली इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आम बात है। अगले सवाल यहाँ पे कहा जाता है एंटी मलेरियल ड्रग क्विनिन इज मेड फ्रॉम ए प्लांट, द प्लांट इज। तो देखिए दोस्तों क्विनिन जो प्लांट है ये हमारे बार्क से निकाला जाता है, किसके बार्क से, ये निकाला जाता है दोस्तों सिनकोना ट्री के बार्क से, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रखिएगा सिनकोना ट्री के बार्क से एंटी मलेरियल ड्रग को निकाला गया है। दोस्तों बात किया जाए यही हमारा फर्स्ट ड्रग है, ये क्या हमारा फर्स्ट ड्रग है, ठीक है ना गाइस। तो ये हमारा फर्स्ट ड्रग है जो कि मलेरिया के लिए बनाया गया था। To suspect HIV AIDS in a young individual, which one among the following symptom is mostly associated with? तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है HIV AIDS की अगर जो सिम्टम देखने को मिले तो आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि हाँ ये सिम्टम है। तो यहाँ पे देखा जाए लॉन्ग स्टैंडिंग जॉन्डिस एंड क्रोनिक लिवर डिजीज, सीवियर एनीमिया, क्रोनिक डायरिया, सीवियर परसिस्टेंस हेडेक। तो देखिए हेडेक तो हर एक डिजीज में होती है, तो ये कोई करेक्ट तरीका नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों क्रोनिक डायरिया ये सबसे अच्छी यहाँ पे सिम्टम हो सकती है अगर जो हमें पता करना हो HIV एड्स से रिलेटेड कोई नया यंग जनरेशन हो या फिर यंग इंडिविजुअल अफेक्टेड है
तो क्रोनिक डायरिया की कंडीशन उसे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो एच आई वी एड्स के बारे में दोस्तों हम बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया कि ये डायरेक्टली अटैक करता है किस पे दोस्तों, हमारे इम्यून सिस्टम पे, एंड इम्यून सिस्टम को तोड़ करके रख देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी है। एंड यहाँ पे देखा जाए HIV का फुल फॉर्म के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंड यहाँ पे देखा HIV एड्स, तो एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एंड उम्मीद आपको ये पता होगा। तो देखिए कॉज क्या हो सकती है, आखिर HIV एड्स हो कैसे सकती है किसी को भी, तो देखा जाए तो ये दोस्तों एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान यहाँ पे ये डिजीज 1% टू अदर % तक जा सकती है। एंड दूसरी केस दोस्तों यहाँ पे हम देखा जाए तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ट्रांसफ्यूजन मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं या फिर ब्लड लेते हैं तो वहाँ से भी आपको ये डिजीज हो सकता है। तो ये क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कॉज, ठीक है ना, कॉज के बारे में देख रहे हैं। तो एंड अगेन हम चलेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड मदर है, अगर जो इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसमें भी ये डिजीज आराम से चला जाएगा। एंड देखा जाए दोस्तों और हम बात करें, ठीक है ना, और बच्चे जो पैदा हो जाते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क से भी, ठीक है ना, ब्रेस्ट मिल्क से भी बच्चे को HIV एड्स हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, कॉज है। तो मेरे ये समझ आए। सिम्टम के बारे में बात किया जाता है, रैपिड वेट लॉस होती है, फीवर भी लगातार होते रहता है, एंड डायरिया जो होती है दोस्तों, डायरिया जो होती है ना, बात किया जाए तो ये कम से कम 1 हफ्ते तक होती है, ठीक है ना। डायरिया क्या होती है दोस्तों, 1 हफ्ते तक डायरिया होती है, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो क्रोनिक डायरिया जो होती है दोस्तों, ये सबसे अच्छी सिम्टम रहेगी अगर जो HIV एड्स के बारे में पता लगाना हो तो, ठीक है ना। अगले सवाल देखते हैं। तो हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज फॉर, हाइपरटेंशन टर्म हम किस लिए यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी इंसान हाइपरटेंशन मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेस टेंशन है कि नहीं, यानी कि टेंशन आप ज़्यादा लेंगे। जब टेंशन आप ज़्यादा लेंगे तो आपका हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करेगा। जब हार्ट तेज़ी से पंप करेगा तो दोस्तों हमारा ब्लड बहुत तेज़ी से हमारे बॉडी के हर पार्ट में जाएगा। तो जो हमारे ब्लड में बात किया जाए दोस्तों, जो हमारे वेन्स एंड आर्टरी है उस पर ब्लड तेज़ी से जाएगी, तो यहाँ पे पाथ जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, एंड इस पाथ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस केस में दोस्तों हाइपरटेंशन को हम इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगले सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है एक्यूट लीड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो एक्यूट लीड पॉइजनिंग को दोस्तों और हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम प्लम्बिस कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे करेक्ट करिएगा। तो प्लम्बिस हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होकर के आ जाता है। प्लम्बिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन हो जाती है लीड की हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर, ठीक है ना। तो बॉडी टिश्यू के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, लीड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है किसकी दोस्तों, लीड की। कहाँ, हमारी बॉडी के टिश्यूज में, ठीक है ना, हमारे बॉडी के टिश्यूज में एक्यूमुलेशन हो जाती है किसकी दोस्तों, लीड की। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। एंड एक्यूट लीड पॉइजनिंग को प्लम्बिस के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज रिकमेंडेड फॉर। तो देखिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किसको दिया जाता है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि ORS की जो घोल दी जाती है किस लिए दिया जाता है। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किसको दिया जाता है, तो दोस्तों बात किया जाए क्या होता है, हमारे स्टोमक में जो फ्लू होती है, स्टोमक फ्लू, ठीक है ना, स्टोमक रिलेटेड फ्लू, स्टोमक रिलेटेड डिजीज में जब दोस्तों बात किया जाए हमारे बॉडी से एक्सेस वाटर निकल जाती है, बात करें तो दोस्तों वोमिट एक कारण हो सकता है हमारा, है कि नहीं, उल्टी हो, है कि नहीं, या फिर दस्त हो, इसमें हमारा बॉडी से एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट निकल जाती है। क्योंकि हमको पता है होता है जब वोमिट वगैरह होती है तो हम कुछ भी वगैरह खाते हैं, वाटर वगैरह लेते हैं, तो वो वाटर क्या होती है, ऊपर से हम वोमिट कर देते हैं, है कि नहीं। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, इस केस में हमें सॉल्ट एंड वाटर को तो एब्जॉर्ब करवाना ही पड़ेगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से। तो इस केस में दोस्तों ORS की घोल दी जाती है ताकि वो आराम से बॉडी में वाटर का कंटेंट को कम ना होने दे। क्योंकि जब भी इंसान पानी पिएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टी हो जाएगा। कुछ भी वो फ्लूइडिटी चीज़ खाने की कोशिश करेगा तो उसको उल्टी हो जाएगा, एंड उल्टी हो जाएगा तो वो जो वाटर एंड साल्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचनी है वो पहुंच नहीं पाएगी। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग ORS की घोल देंगे ताकि बॉडी पूरे प्रकार से रिहाइड्रेट रहे एंड बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट की कंटेंट कम ना रहे। तो ठीक है, तो इस प्रकार की थेरेपी कॉलेरा के केस में दिया जाता है, क्योंकि कॉलेरा के केस में लगातार डायरिया की केसेस हमें देखने को मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा वाटर की लॉस हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है लिस्ट 1 जिसमें डिजीज दिए गए हैं, लिस्ट 2 में डायग्नोसिस दिए गए हैं। तो यहाँ पे 3 डिजीज दिए गए हैं, इसकी डायग्नोसिस हम कौन से टेस्ट के जरिए करते हैं ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो पहला यहाँ पे एड्स, तो एड्स की दोस्तों टेस्ट की जाती है एलिसा टेस्ट के
एलिसा टेस्ट के मदद से। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एड्स की टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड बात किया जाए दोस्तों प्लग, तो प्लग हम टेस्ट करते हैं वेसन स्टेन टेस्ट के जरिए से, तो इसको याद रखें। अगला है दोस्तों टाइफाइड, तो टाइफाइड को हम वाइडल टेस्ट के जरिए चेक करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो इस हिसाब से हमारा 1 का ए का हो चुका है 3, ए का 3 हो चुका है, बी का हो चुका है हमारा 2 एंड सी का हो चुका है 1। तो देखिए A3 B2 C1, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कंसीडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों थोड़ी सी जेनेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी ज्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है वुमेन सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, वुमेन जो है कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रही है, वाइल हर हस्बैंड डज नॉट सफर फ्रॉम इट, हस्बैंड किसी प्रकार की डिजीज से सफर नहीं कर रहा है। दे हैव ए सन एंड डॉटर, इफ इन दिस कंटेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्टली प्रोबेबल करेक्ट। तो चिल्ड्रन सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, अच्छा तो यहाँ पे चाइल्ड को कलर ब्लाइंडनेस होगा कि नहीं ये आपको यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए दोस्तों जब बात करी जाती है यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, तो कलर ब्लाइंडनेस जो हमारा है ये क्या है, ये रेसेसिव एक्स लिंक म्यूटेशन है, ठीक है ना। तो यानी कि ये रेसेसिव एक्स की जो रेसेसिव वाली रहेगी इसी पे ये कैरेक्टर को कैरी करके चलती है। तो हमने देखा है कि यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे क्या है दोस्तों मेल है, तो फीमेल है एंड हमको पता है कलर ब्लाइंडनेस फीमेल के पास है, ठीक है ना, एंड मेल पूरे प्रकार से हेल्दी है। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस कराएंगे तो एक XX आएगा एंड यहाँ पे एक XY आएगी, 2 चाइल्ड होता है, तो ठीक है ना। तो इस केस में हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे XC आएगा एंड यहाँ पे एक X हेल्दी आएगा, है क्या नहीं, एंड यहाँ पे X हमारा आ रहा है कैसा दोस्तों, एक X हमारे यहाँ पे बात किया जाए कलर ब्लाइंडनेस वाला आ रहा है एंड यहाँ पे Y हमारा क्या आ रहा है, हेल्दी आ रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा X क्रोमोसोम आ रहा है एंड X यहाँ पे एक XC आ रहा है एंड यहाँ पे देखा जाए तो XC एंड Y आ रहा है। तो यहाँ पे हमको पता है दोस्तों ये क्या है, रेसेसिव लिंक्ड म्यूटेशन है। तो यहाँ पे जो X ये रहेगा ये हमारा X हेल्दी रहेगा एंड ये डोमिनेंट ओवर X ही रहेगा। तो यहाँ पे जो सारे करेक्टर आएंगे X वाले आएंगे, हेल्दी वाले X की, ठीक है ना। तो इस केस में कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, ये फीमेल है, तो फीमेल में हमें किसी प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो एक X क्रोमोसोम आई है मदर के साइड से, तो ये कैरी कर रही है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस को, ठीक है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे दोस्तों किसको हो जाएगा, बॉय को हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे Y जो है ये Y क्या है दोस्तों, Y यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट है एंड XC यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा आराम से एंड बॉय को यहाँ पे हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। सोन सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस वाइल डॉटर डज नॉट सफर फ्रॉम इट, यानी कि सोन को क्या हो जाएगी दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी एंड डॉटर को किसी प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण कौन सी डिजीज होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो दोस्तों हम समझते हैं प्रोटोजोआ के कारण होती है हमारी कौन सी डिजीज, तो दोस्तों मलेरिया होती है। तो मलेरिया कौन सी प्रोटोजोआ के कारण होती है, तो दोस्तों एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है ना, और एक प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम भी आता है दोस्तों, फैल्सिपैरम, ठीक है ना। ये 2 प्रकार की प्लाज्मोडियम है जो कि बात करी जाए तो मलेरिया के लिए कॉज करती है, ठीक है ना। तो उम्मीद है क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजिप्टी। तो एडिस एजिप्टी के कारण कौन सा डिजीज यहाँ पे नहीं होता है, ये आपके सवाल में पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों डेंगू दी गई, चिकन पॉक्स दिया गया है, येलो फीवर दिया गया एंड चिकनगुनिया दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हम चिकन पॉक्स के बारे में बात किया जाए तो ये एडिस एजिप्टी के कारण नहीं होता है, ये होता है हमारे एक वायरस के कारण जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है हमारा वेरिसेला जोस्टर, ठीक है ना। तो वेरिसेला जोस्टर नाम की दोस्तों ये क्या है, एक तरह का वायरल डिजीज है, ये वायरस के कारण होता है। तो वेरिसेला जोस्टर के कारण दोस्तों चिकन पॉक्स होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो अगले सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन पोलियो की जो पहली बार बनाई गई थी वो किन के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, ये जोनास ईसाल के द्वारा बनाया गया था। अच्छे से इस बात को आपको याद रखनी है, ठीक है ना। फर्स्ट इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस दिया था जोनास ईसाल ने, ठीक है ना। यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों इन्होंने किस प्रकार से दिए थे, तो इन्होंने क्या किया था, मंकी के किडनी सेल के ऊपर इन्होंने वायरस को ग्रो करा दिया था। इन्होंने क्या किया था, मंकी के ग्रो कराया था, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों बस यही रखते हैं आज के हमारे वीडियो में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आएगा तो लेक्चर को लाइक करेगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा। वी आर वेरी क्लोज टू 10K। तो लेट्स गो गाइज, मैं जल्दी से इसको हम बनाते हैं। एंड हाँ, इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा अगर जो आपको PDF सारे इंपॉर्टेंट चाहिए तो जी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।